हेलो, नमस्कार दोस्तों। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 23 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस टेस्ट में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं। तो आप जिस भी माध्यम के हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज, विच ऑफ द अबव आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज, आपको बताना है। उपयुक्त में से कौन से देश स्थल रुद्ध देश हैं, ये आपको बताना है। लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से आपके लैंड से घिरे हुए हैं। अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया, गुयाना या फिर सूरिनाम। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। मैंने जब आपसे पहले के टेस्ट में साउथ अमेरिका के मैप को डिस्कस किया था तो मैंने आपसे एक चीज कहा था कि याद रखिएगा, दो कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं साउथ अमेरिका में, और उनको याद करने के लिए मैंने आपसे बोला था याद रखना बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। बीपी याद रखना तो हमेशा याद रहेगा। तो यहां पर जो बीपी है उसमें पहला जो है वो बोलीविया है, ठीक है, याद रखिएगा बोलीविया है, और दूसरा जो है वो पैराग्वे है, ठीक है, पैराग्वे है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। उत्तर सी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्लास एक काम किया करिए, जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा करिए तो अपने सामने मैप रखा करिए। मैं हर क्लास में आपसे एक बात कहती हूँ कि एक दिन अगर पढ़ने बैठोगे और सोचोगे कि आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी पूरा पढ़ के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। जब उसी चीज़ को आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार पढ़ोगे तो आप खुद नोटिस करोगे वही सेम चीज़ आपको पढ़ने में जो समय लग रहा है वो घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस पेज को देखोगे आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है उस सब्जेक्ट को छोटे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, और रोज एक एक दो टॉपिक्स पढ़ो, चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल हो, और बार बार रिवीजन करो। तो इस रेशियो में जब आप चलेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा एग्जाम के पहले कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको पैनिक वाली कंडीशन भी नहीं फेस करनी पड़ेगी कि अब क्या रिवाइज करूँ, अब क्या पढ़ूँ, ये नहीं याद है, वो नहीं याद है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया, हमने अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था, मैंने आपसे यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा हमने, और आज हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में मैंने आपको बताया अभी तक जो टेस्ट में, इस मॉक टेस्ट में जो चीजें मैंने आपको बताई है, खाली मैं उनको बताने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी अफ्रीका को वर्ल्ड मैप में देखो तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, ये यूरोप है, ठीक है। अफ्रीका को यूरोप से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, बताओ, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इधर आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। अगर हम अफ्रीका की कंट्री को इधर देखें तो ये कौन सी कंट्री है, ये मोरक्को है। देखो क्लास, मैं रिवाइज करा रही हूं, मैं उन्हीं चीजों को आपको बता रही हूं जो इन मॉक टेस्ट में मैंने पहले आपको पढ़ाया है। तो यहां पर अफ्रीका है, यहां पे अफ्रीका का कौन सा देश है, मोरक्को, ठीक है। अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो ये कौन सा देश है, स्पेन, ठीक है। स्पेन को मोरक्को से कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है, जिब्राल्टर का स्ट्रेट, याद रहेगा, बताओ, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको याद हो गया। फिर मैंने आपको बताया था यहां पर अगर आप देखोगे ये क्या है, ये रेड सी है, ठीक है। और इधर कौन सा स्ट्रेट है, बाबल मंडेप स्ट्रेट, ये चीज याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहां पर कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी, कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। आज हम साउथ अमेरिका देख रहे हैं, ये चीज क्लियर है। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। तो मैंने आपको बताया, याद रखिए, लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ स्थल से घिरे हुए हैं, लैंड से घिरे हुए हैं, तो
ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, गर्मी बहुत होगी, तो ये ऐसे याद रख लो, बीपी। तो कौन कौन से? बोलीविया और पैराग्वे। कभी भी एग्जाम में आपको नहीं भूलेगा, बस ये याद रखना यहाँ पे बोलीविया और पैराग्वे है, ठीक है। अगर हम पेरू की बात करेंगे तो ये कोस्ट पे है, पी और पी से पेरू और पैराग्वे में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पेरू जो है, अगर पेरू को देखोगे तो ये कोस्ट में है, ठीक है, पेरू और चिली। यहाँ पर आपका एंडीज पर्वत जो है वो आपका स्प्रेड है, तो ये याद रहा। बताओ ये क्या है? ये पैराग्वे है, ये क्या है? बोलीविया है, ठीक है। इधर आपको ब्राजील दिख रहा है, ठीक है। यहां पर देखोगे वेनेजुला, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, कराकस वेनेजुला, बोगोटा कोलंबिया, क्विटो इक्वाडोर। ये कैपिटल्स है, मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। ऐसे आप लीमा पेरू याद कर सकते हो। चल इस प्रश्न को हम देखते हैं अभी, और प्रश्न को हम देखेंगे, उसी के माध्यम से मैप का एक एक दो टॉपिक मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। Which of the following is the longest mountain range in the world? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात यहां पर की गई है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज या फिर एप्लेचियन माउंटेन्स? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? एंडीज, ठीक है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दे दिया होगा, तो सी आपका सही उत्तर है। ये देखो, ये पूरा क्या है? ये आपका एंडीज माउंटेन जो है वो पूरा स्प्रेड है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, मैप में देख लो, थोड़ा मैं साइड में हट जाती हूं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोटिस करना। आपके परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, अगर आसान प्रश्न बनाना होगा तो पूछा जाएगा विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, जो पर्वत जो रेंज है सबसे लंबी कौन सी है, तो आप बता देंगे एंडीज है। लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बन जाए कि एंडीज किन किन कंट्रीज में आपकी स्प्रेड है। तो देखो इधर पेरू हो गया, ठीक है, फिर चिली, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, वेनेजुला और बोलीविया। तो यहां पर वेनेजुला से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर यहां कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और इधर अर्जेंटीना, ठीक है। ये रेंज दिख रही है आपको, यहां पर देख लो, इस तरीके से आपको क्लियर होगा। अब परीक्षा में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर, तो लिखेगा कि एंडीज जो रेंज है वो लॉन्गेस्ट रेंज है वर्ल्ड में और वो ब्राजील में भी स्प्रेड है। तो आप क्या बताओगे? क्या आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, जो एंडीज रेंज है, ये ब्राजील में स्प्रेड होते हुए दिख रही है? नहीं स्प्रेड है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और किस तरीके से प्रश्न बन सकता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा जो एंडीज रेंज है वो आपकी स्प्रेड है ईस्टर्न साइड में साउथ अमेरिका की। तो अभी तक जो स्टूडेंट पहले के पेपर से पढ़ के जाएंगे प्रश्न, वो बस इतना पढ़ेंगे कि एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो साउथ अमेरिका में है। लेकिन अब अगर एग्जामिनर को इसी प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा आने वाली परीक्षा में, तो वो आपको प्रश्न इस तरीके से देगा कि जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये आपका किन किन कंट्रीज में स्प्रेड है। तो याद रखिएगा ये वेस्टर्न कोस्ट में स्प्रेड है, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना तक। ये चीज क्लियर है? तो इस तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है। और हाईएस्ट पीक इसकी क्या है? अकांकागुआ, ये भी याद रखिएगा। क्लियर क्लास? मैं फिर आपसे एक ही बात बार बार कहती हूं, प्रीलिम्स के सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट थे वही टॉपिक आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव देखा जा रहा है। तो अब जो भी मेरे स्टूडेंट हैं लिखिए, एंडीज जो माउंटेन रेंज है ये आपके साउथ अमेरिका में स्थित है और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में है। किन किन कंट्रीज में है? बोलो, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। फिर लिखो हाईएस्ट पीक अकांकागुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक बार ये मैप है तो इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज कराती हूं। ये क्या है? ये देखो, बोलीविया और पैराग्वे आपको दिख रहा है, लैंडलॉक्ड है। क्लियर? हमने डिस्कस कर लिया। ये वेनेजुला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है,
ये चिली है, ये अर्जेंटीना है। और यहाँ 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 जो आपकी एंडीज माउंटेन रेंज है वो स्प्रेड है, जिसकी हाईएस्ट पीक एकांकागुआ है। अब इस प्रश्न को देखो, विच इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। ये जो पॉइंट है ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। नौगम्य झील की बात यहाँ पर की गई है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी नौगम्य झील है? नेविगेबल लेक है। पहला आपको दिया गया है मराकाइबो, ठीक है, फिर झील पोपो दिया है, झील टिटिकाका दिया है और झील चार्ट दिया है। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? नेविगेबल, हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो लेक टिटिकाका है, याद रखिएगा। तो C आपका सही उत्तर है, ठीक है। दूसरा, चौथा प्रश्न हम देखते हैं। लेक मराकाइबो किस देश में स्थित है, पूछा गया है। बताइए, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुला या फिर पेरू। तो यहां पर याद रखिएगा लेक मराकाइबो जो है ये वेनेजुला में स्थित है, ठीक है। एक और प्रश्न आपका बनता है लेक, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको उस लेक के बारे में बता दूंगी तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपको पता चल जाएगा। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन सी झील प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? लेक टिटिकाका, लेक पोपो, झील मराकाइबो या फिर झील विक्टोरिया। तो यहां पर ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है लेक मराकाइबो, जो कि वेनेजुला में स्थित है, ठीक है। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को देख लो जो कि साउथ अमेरिका में है। लेक मराकाइबो की हम बात करेंगे तो ये आपके वेनेजुला में स्थित है, नॉर्थ ऑफ वेनेजुला। अभी मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ। ये किस लिए फेमस है? आपका मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ये पेपर में प्रश्न बनता है, चाहे भारत की ऑयल रिफाइनरी से प्रश्न बने, चाहे वर्ल्ड की ऑयल रिफाइनरी से प्रश्न बने, लेकिन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर लेक टिटिकाका की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया ये आपका बोलीविया और पेरू में सिचुएटेड है, ठीक है। बोलीविया और पेरू याद रखिएगा, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। फिर उसके बाद लेक पोपो की बात करेंगे तो इट लाइज इन एल्टी प्लानो, हाईएस्ट प्लेटू बिटवीन द एंडीज माउंटेन चेन इन बोलीविया। लेक पोपो कहां पर है? बोलीविया में स्थित है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। यहां पर लेक मराकाइबो देख लो, ये रहा, ठीक है, ये वेनेजुला है, ये वेनेजुला है और ये लेक मराकाइबो है। अगर इस वाले मैप में देखना है तो यहां पर देख लो, ये वेनेजुला है ना यहां पर, और यहां पर आपको लेक मराकाइबो दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये बोलीविया है, इधर बोलीविया और पेरू के मध्य यहां पर लेक टिटिकाका है, जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। ये बोलीविया, ये पेरू, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। क्लियर, चलो। अच्छा, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं वेनेजुला की, और मैंने आपको बता दिया यहां पर लेक मराकाइबो है, तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, पूछा जाता है एंजल वाटरफॉल कहां पर है, तो वो भी वेनेजुला में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect with reference to the Andes range? यहां पर बोला गया है The Andes range is the highest range in the world. The Andes are the example of Yangtze mountain. The Andes range has many volcanic peaks. Patagonia is a cold desert situated in the rain shadow area. ध्यान देना, एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में पूछा गया है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया ना, एंडीज पर्वतमाला की बात करेंगे, जब हम एंडीज रेंज की बात करेंगे, ये तो लॉन्गेस्ट रेंज है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट है। एंडीज नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है, यांगफोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही। हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, हिमालयन रेंज की, तो ये भी यांगफोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है, ठीक है, ये भी सही है। मेनी वॉल्केनिक पीक्स आर देयर। पेंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपके एंडीज श्रृंखला के ही। अच्छा, यहाँ पर आंसर आपने टिक लगा लीजिए क्लास, मैंने आपको आंसर बता दिया है, ए आपका सही उत्तर है। अभी मैं पेंटागोनिया आपको बता देती हूँ कि जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है।
यहाँ पर देख लो ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि एंडीज लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो ये क्या है, पेंटागोनिया दिख रहा है। ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि आपकी स्प्रेड है, ठीक है, यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना में, ठीक है, और यहाँ पे आपको पेंटागोनिया दिख रहा है जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। 7वें प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी, ठीक है। इट वाज बेस्ड इन महाराष्ट्र, ठीक है। इट बिलीव इन मोनोथिज्म, ठीक है। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्म समाज, ये गलत है। यहां पर ये एक ईश्वरवाद पर मतलब विश्वास करते थे, ठीक है। ये आत्माराम पंडुरंग द्वारा स्थापित समाज था, ठीक है। प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आत्माराम पंडुरंग द्वारा। याद रखिएगा कहां पर, महाराष्ट्र में, जो कि विश्वास करते थे एक ईश्वरवाद पे, और इनका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। जो हिंदू समाज की कुरीतियां थी इनको खत्म करना था। तो यहां पर आपका सही उत्तर 1, 2, 3 हो गया। सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए सी आपका सही उत्तर है। प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1867 में इसकी स्थापना हुई है मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में, आत्माराम पंडुरंग द्वारा। प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी तथा हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया था। प्रार्थना समाज का एक ईश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा आदि का विरोध किया था तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। तो बहुत बड़ी बात थी, आप समझे, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, इन सब पर चर्चा करना, इनका विरोध करना, ठीक है, बाल विवाह का विरोध करना, प्रथा, पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखना, ये सब बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है कैसे। अगर आप भारत में आपका जन्म हुआ है तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, हाँ मिल सकती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि एक समय में आपको 2 जगह की नागरिकता प्राप्त हो। समझ में आ रहा है, आप भारत के हैं और अगर आपने भारत की नागरिकता ली है तो उस समय आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। एक समय पे आप 2 नागरिकता नहीं ले सकते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी स्टेट के नागरिक हैं और इस देश के भी नागरिक हैं, नहीं, आप हमेशा किसी भी स्टेट में रहें, अगर आप भारत में हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाय बर्थ, हाँ, बाय देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन द्वारा, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, हाँ, बाय डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये गलत है। डी आपका क्या है, आपका सही उत्तर होगा। देखिए अगर हम देखें, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड व्हिच इज मेंशन्ड इन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो कौन कौन से मेथड हैं, बाय बर्थ, ठीक है, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। और किसी भी मेथड से आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं हासिल कर सकते, आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते हो। यही मेथड्स दिए गए हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9वें प्रश्न को देखो क्लास, थोड़ा सा मैं साइड में हट जाऊं ताकि आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। क्या दिया गया है, Which of the following national park is unique because it promote the rich biodiversity due to being swamped with floating vegetation। ठीक है, पूछा जाता है ना, कौन सा नेशनल पार्क जो है वो आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। प्रश्न इस तरीके से पेपर में आपको दिखता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण, स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। भीतन कर्णिका दिया है, ठीक है,
केबुल लामजाओ दिया है, केवलादियो दिया है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो भी याद रखिएगा, केबुल लामजाओ। चलो इस प्रश्न को देखिए, मैं थोड़ा साइड में हटती हूं। द डाइजेशन ऑफ ऑल प्रोटीन इन आवर डाइट टेक प्लेस ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। रीजन दिया है द एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द पेनक्रियास। तो बताइए, यहां पर एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है ये। हमारे आहार के सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को बोला गया है यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। ठीक है, बताइए, एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम पेनक्रियास। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर अगर आप स्टेटमेंट 1 देखेंगे, ए देखेंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोटीन डाइट टेक प्लेस ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। यहां पर उत्तर जो है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, डी आपका सही उत्तर है। देखिए, प्रोटीन डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम देखें प्रोटीन जो डाइजेशन है, प्रोटीन का डाइजेशन वो आपका स्टार्ट हो जाता है स्टमक से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इट बिगिंस इन अ स्टमक विद द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, जो कि एक्टिवेट होता है HCl द्वारा, ये याद रखिएगा। एंड इट इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर आपको स्टेटमेंट क्या दिया गया था? द डाइजेशन ऑफ ऑल प्रोटीन इन आवर डाइट टेक प्लेस ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये गलत है। इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक एंड इट गेट कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? और आर आपका ट्रू था। मैंने आपको बताया कि जो पेनक्रियास है वो रिलीज करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो कि देखो डाइजेशन एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिल्कुल सही है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को पेनक्रियास रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो इसमें पार्शियल डाइजेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ये याद रखिएगा। प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है इस तरीके के प्रश्न। 11वें प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिनी कोफिशिएंट। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं, ये बोला गया है। इट मेजर द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। दूसरा है हायर द गिनी कोफिशिएंट लोअर द इनइक्वालिटी। इट इज डिराइव यूजिंग द लॉरेंस कर्व। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूं ताकि प्रश्न आपको ढंग से दिखे। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। गिनी गुणांक जितना अधिक होता है असमानता उतनी कम होती है। यह लॉरेंस वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो आपकी वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1, अगर आपको याद होगा। यहां से प्रश्न बनता है तो हल्के में मत लीजिएगा ये सारे प्रश्न को। हम जब गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है क्लास, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, जब गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है तो मतलब हम कहते हैं पूरी तरीके से इक्वालिटी है। ठीक है, इक्वालिटी की बात हम करते हैं, कंप्लीट इक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब सबको समान आय मिल रही है, समान इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, समान आय का वितरण है। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम कहते हैं पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। ठीक है, इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है वो है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गिनी गुणांक जितना अधिक होता असमानता उतनी कम होती नहीं।
गिनी गुणांक जितना ज्यादा होता है, ठीक है, आय असमानता उतनी ज्यादा नहीं, यहाँ पे देखिए गिनी गुणांक जितना अधिक होता है असमानता उतनी कम होती है, नहीं ये गलत है, ठीक है। अगर 1 है तो असमानता जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उतनी ज्यादा होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये समझ में आया? अगर 1 है मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा आय असमानता है। अगर 0 है तो हम कहते हैं आय समानता है। ये चीज याद रखिएगा। या लॉरेंस वर्ग के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये सही है, ये सही है, 1 और 3 सही है, लेकिन आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो 12वें प्रश्न को देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात यहाँ की गई है। वर्ष 2015 में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। दूसरा है सतत विकास लक्ष्य की संख्या 10 का संबंध आर्थिक समृद्धि से है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। देखिए क्लास, मैंने पहले के क्लासेस में भी आपको बोला था कि एसडीजी गोल्स जो है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात समझने का प्रयास करिएगा। जो एसडीजी गोल्स है वो प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of future generation to fulfill their needs। ये याद रखिएगा। यहाँ पर 2 जनरेशन इंपॉर्टेंट है। जब हम एसडीजी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं। प्रेजेंट जनरेशन की जो भी नीड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको हम इस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये आपका पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाए। टू फुलफिल द नीड, जो भी ज़रूरत है प्रेजेंट जनरेशन की, ठीक है, उनको फुलफिल करना, ठीक है। एंड क्या है? टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रेट। हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है हमारी पृथ्वी, ठीक है, लेकिन अगर हम लालची हो जाएंगे, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझिएगा। अच्छा, 17 गोल्स थे, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट में बात की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका गलत है, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 10वें गोल को देखेंगे तो यहाँ पे जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको रिड्यूस करने की बात की गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसडीजी गोल आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, जो फर्स्ट गोल है उसमें बोला गया है गरीबी को खत्म करने की बात की गई है, गरीबी उन्मूलन की बात की गई है, नो पॉवर्टी, ठीक है। जब गरीबी खत्म होगी, अब आप सोचिए, जब गरीब आदमी के पास आप पैसा देंगे तो वो सबसे पहले क्या करेगा? भोजन करेगा, अपना जो पेट है उसको भरेगा, अपनी भूख खत्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? गरीबी खत्म करिए। जैसे गरीबी खत्म करेंगे तो जो गरीब इंसान है वो सबसे पहले अपनी भूख को खत्म करेगा। 0 हंगर की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है। अब आप खुद सोचिए, जिस आदमी ने 10 दिन से भोजन नहीं किया है और आपने उसको कहीं से पैसा उसको मिल गया, तो वो सबसे पहले भोजन करेगा, और जैसे ही वो भोजन करेगा उसका स्वास्थ्य जो है वो
अच्छा हो जाएगा, गुड हेल्थ। अब वो हेल्दी हो गया है तो आप उसको एक क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, ठीक है। जब आप उसको शिक्षा देंगे तो उसे एक चीज समझ में आएगा, ये जो भेदभाव चल रहा है लड़का लड़की के बीच में, जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो देखेगा सराउंडिंग में कि अगल बगल साफ सुथरा वातावरण, क्लीन वाटर, सैनिटेशन की भी आवश्यकता है। मैंने ये चीज आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप आंख बंद करके 2 मिनट ऐसे सोच लीजिए, क्लास पूरा गोल आपको याद हो जाएगा। एकदम गरीब आदमी को सोचिए जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, ठीक है, एकदम गरीब है वो, आपने उसको पैसे दिए तो सबसे पहले वो भोजन करेगा तो हंगर खत्म होगा। जैसे ही खाना 2 निवाला उसके शरीर में जाएगा, उसके शरीर में ताकत आएगी, तो हेल्थ की बात की गई है। अब जैसे ही हेल्दी हुआ वो, उसको आप शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए। जैसे ही वो पढ़ाई करेगा, उसको ये जो भेदभाव चल रहा है समाज में, लड़का लड़की, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो उसको खत्म करने की बात करेगा। फिर उसके बाद देखेगा समाज में ये जो गंदगी फैली हुई है इसको भी हटाना है, सैनिटेशन की बात करेगा, ठीक है। तो देखो 6 गोल आपको खट से याद हो जाएंगे अगर आप पिक्चर के फॉर्म में इसको याद करेंगे। अच्छा, ये तो मैं बस आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि पिक्चर के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में याद करो, कभी नहीं भूलोगे। फिर देखो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। अब सोचो, स्वच्छ पानी, सैनिटेशन और अफोर्डेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब की बात हम कर रहे हैं आजकल, रिन्यूएबल एनर्जी की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडस्ट्री आपकी इंप्रूव होगी। जो इनइक्वालिटी है कि गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, ये इनइक्वालिटी खत्म होगी, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज का डेवलपमेंट होगा, और एक सस्टेनेबल सिटीज वहीं पर डेवलप हो सकती है जहां पर जो सिटीजन्स हैं, हम आप हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो बारवा जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है, ठीक है। हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर देखो 13, 14, 15, ये क्या है, ये क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। 13 करके ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पर डालते हो कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के पीछे तुम हो, तेरा कारण है, तुम हो, तेरा काम है, मत करो। हमें ग्लोबल एक्शन की बात पर फोकस करना है, हमें क्लाइमेट पर फोकस करना है, जिसके लिए डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। तो 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो द वाटर, ठीक है, लाइफ ऑन द लैंड 15, 16 में, ठीक है, पीस, और 17 में पार्टनरशिप की बात की गई है। तो आप इस तरीके से अगर याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा ये गोल। और मैं फिर बोलूंगी, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, यहाँ तक कि आपका इंटरव्यू हो, वहाँ के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद तो जरूर कर लेना। चलो आगे देखते हैं। 13th प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का चेयरपर्सन, चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। दूसरा देखो, सभापति के पद से हटने पर भी वह उपराष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा राज्यसभा का। और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटेगा तो वो चेयरपर्सन की भी पोजीशन से हट जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, गलत है। ही कैन नॉट डिटरमाइन द मनी बिल, बिल्कुल सही है। जब हम मनी बिल की बात करते हैं, धन विधेयक की बात करते हैं, तो कोई भी बिल आपका मनी बिल है कि मनी बिल नहीं है, ये लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है, ना कि राज्यसभा। राज्यसभा की शक्ति मनी बिल को लेकर बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपको पता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, और यही सही उत्तर भी होगा। असत्य कथन पूछा है, लेकिन चौथा देख लेते हैं। When he serve as the president, he does not receive any salary and allowances from the राज्यसभा, ये भी सही है। अगर किसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठना पड़ता है तो उस समय राज्यसभा द्वारा उसको सैलरी थोड़ी दी जाती, वो प्रेसिडेंट की जो भी सैलरी है वो उसको मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि सभापति के पद से हटने के बाद उसे उपराष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है, ये गलत है। दोनों पद एक साथ वो खाली करेगा।
तो बी आपका सही है। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन आपको करना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब अध्यस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो बताइए यहाँ पर आपको बताना, प्रेसिडेंट रूल विल कम इनटू द फोर्स आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है, आउटसेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल होल्ड द ऑफिस टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पे कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो बताइए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो पहला कथन है वह असत्य है। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो क्या बोला गया, ट्रू स्टेटमेंट। तो केवल 2 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। What is the rainfall caused by thunderstorm during the summer season in Karnataka called? कर्नाटक में इस रेनफॉल को हम क्या कहते हैं जो कि समर सीजन में होती है। तो बताइए क्या कहते हैं इसको। सबसे पहले आपको दिया गया है काल बैसाखी, मैंगो शावर, लू या फिर चेरी ब्लॉसम। तो इसे हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, काल बैसाखी की हम बात करेंगे तो ये प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म जो आपका बंगाल और असम में होता है उसको काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, लू अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया में, हम मतलब यूपी साइड में इधर की तरफ हम कहते हैं ना बहुत लू चल रही है गर्मी में, प्याज खाओ लू चल रही, पानी पियो, ठीक है, खीरा खाओ, बोला जाता ना लू चल रही है। चेरी ब्लॉसम की बात करते हैं तो प्री मानसून सावर जो कर्नाटक केरला रीजन में होता है, जिस समय जो कॉफी की फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो इसी वजह से चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखें मैंगो शावर कर्नाटक में, काल बैसाखी ईस्टर्न इंडिया में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं 16 प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? चार्टर एक्ट 1813। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो 1813 वाला चार्टर एक्ट था, ठीक है, उसमें क्या प्रोविजन लाया गया था, उसमें 1 लाख रुपए अलॉट किए गए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत में। ठीक है, 1 लाख रुपए बोला गया था कि शिक्षा के लिए दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या थी? वो कंट्रोवर्सी थी ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक के बीच में। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे थे जो कि चाहते थे जो भी एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही हो वो वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश में इम्पार्ट की जाए, मतलब पढ़ाया जाए इंग्लिश में, वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट की जाए। लेकिन बहुत से थिंकर्स ऐसे भी थे जो कहते थे नहीं कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो लैंग्वेज को लेके भी एक कंट्रोवर्सी थी कि इंग्लिश में या वर्नाक्युलर में या फिर वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट की जाए या फिर जो एजुकेशन भारत में थी, ठीक है, उन्हीं स्क्रिप्ट को, जो यहाँ की जो आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हीं को पढ़ाया जाए। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहती थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ठीक है, प्राच्यविद एवं आंग्लविद, आंग्ल मतलब यहाँ पर एंग्लो एजुकेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, प्राच्यविद जो भारत की प्राचीन विद्या है मतलब, ठीक है, उसी को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज यहाँ पर लिखी थी। Which of the following are considered as a part of right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of trafficking in human being, ठीक है, and forced labor, abolition of untouchability, ये तो आर्टिकल 17 हो गया, ठीक है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 है ना, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो आपका प्रोहिबिशन मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और चाइल्ड लेबर को, ठीक है, फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग, इन सब की बात की गई है 23-24 में, याद रखिएगा। तो पहला सही है और चौथा सही है, और ये दोनों तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 4, सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, हम बात करें आर्टिकल 23 और 24 की। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की बात की गई है, और 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो, अच्छा, यहां पर कुछ ऐसे लेजिस्लेशन है, ऐसे एक्ट्स हैं जो कि आर्टिकल 23 और 24 को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये एक्ट किस वर्ष में आया था। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट की बात करेंगे तो 1976 याद रखिएगा। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे 2016। इमोरल ट्रैफिक की बात करेंगे 1956। मिनिमम वेज एक्ट की बात करेंगे 1948। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। अगर पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जब हम एयर की बात करते हैं, एयर इज अ मिक्सचर, तो एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो गैस प्रेजेंट है वो तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी हमारे एयर में प्रेजेंट है 0.33% अप्रोक्सीमेटली। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो हमारी पृथ्वी और गर्म होती जाएगी, वार्म होती जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। आपके परीक्षा में कुछ प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि जो मीथेन है, ठीक है, वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है और इसका एमिशन कहां से होता है, सोर्स पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी एमिट होती है फॉसिल फ्यूल से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मीथेन की बात करेंगे पैडी फील्ड, ठीक है, जहां पर भी धान वन बोए जा रहे हैं, या फिर लाइफ स्टॉक लैंडफिल जो है, यहां से मीथेन एमिट होती है। नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर से या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। वाटर वेपर, इवेपोरेशन के समय वाटर वेपर आपका एमिट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्लास, वो याद रखिएगा, वाटर वेपर जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, लेकिन जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, और क्योटो प्रोटोकॉल में जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो उसमें वाटर वेपर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है। जब हम बात कर रहे हैं वाटर साइकिल के समय, इवेपोरेशन के समय वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, दो ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में इसको नहीं किया गया क्योंकि नेचुरल प्राकृतिक कॉजेस के कारण इसका एमिशन होता है। ओजोन की बात करेंगे तो ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, याद रखिएगा। फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, याद रखिएगा। परफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस की कैटेगरी में आता है। रेफ्रिजरेंट से जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये आपके रेफ्रिजरेंट जैसे फ्रिज, एसी, यहां से कूलिंग एजेंट से रिलीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास, इस प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न, मिल्क डज नॉट कंटेन एनी विटामिन बी, स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जॉइंट पेन इज वन ऑफ द सिस्टम ऑफ स्कर्वी, हार्ट अटैक कैन अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो बताइए यहां पर आपका कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है कि दूध को हम कंप्लीट डाइट क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, देखो दूध में विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, लेकिन दूध में आयरन नहीं प्रेजेंट होता है। इसी एक कारण के वजह से दूध को कंप्लीट डाइट नहीं बोला जाता है, लेकिन विटामिन जो है वो दूध में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ लिखा है दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, ये आपका गलत है, याद रखिएगा।
ठीक है, ए आपका गलत है। दूध में पाए जाने वाले विटामिन ए, B2, B3, B7, B12, DE सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आयरन की एब्सेंस के कारण क्या बोला जाता है, दूध कंप्लीट डाइट नहीं है। इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ आपको क्या दिया गया है, एक तरफ आपको रेगुलेटिंग बॉडीज दिया गया, जैसे RBI, सेबी, ठीक है, इर्दा और तराई की बात की गई है यहाँ पर, और बताना है कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा आपका मुख्यालय आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर जब हम सेबी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में नहीं, मुंबई में है। RBI का मुंबई में है, सही है। इर्डा का हैदराबाद में, सही है। ट्राई का नई दिल्ली में है, सही है। सेबी का मुंबई में है, ये याद रखिएगा। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बी आपका करेक्टली मैच नहीं है। 21वां प्रश्न देखते हैं। टू whom among the following was the World Food Prize 2025 awarded। तो जिसके नाम में हंगरी आ रहा है, ठीक है, वही उसी को वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो डॉक्टर मारियांगेला हुंगरिया, ठीक है, हुंगरिया, तो हंगरी से हुंगरिया याद रखिएगा। चलो ए आपका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं, बड़ा है, थोड़ा सा साइड में हो जाऊं। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो जिस माध्यम के भी आप हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए। पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है, जो पारसनाथ पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपकी झारखंड में स्थित है और ये झारखंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है एवं जैन समुदाय का पूजनीय स्थल है, बिल्कुल सही है ये। या पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग का हिस्सा है, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर प्लेटो के ईस्टर्न पार्ट का हिस्सा है। संथाल समुदाय द्वारा इस पहाड़ी के लिए मरांगबुरी नाम का उपयोग किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट आपको पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में दिए गए हैं, ये सारे ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। डी आपका सही उत्तर है। क्लास कहीं पर भी अगर ऐसा लगे कि वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। इसीलिए मैं थोड़ा स्लाइड से हट भी जाती हूँ ताकि आप आराम से प्रश्नों को पढ़ लीजिए। इंग्लिश हिंदी जिस भी माध्यम के आप हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़ लीजिए और आराम से उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, पारसनाथ पर्वत झारखंड में लोकेटेड है, गिरिडीह में, और छोटा नागपुर प्लेटू के ईस्टर्न हिस्से में ये है, ठीक है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम रखा गया है, या छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग का हिस्सा है। 23वें प्रश्न को देखते हैं। पर्वत निर्माण के निम्नलिखित में से किस चरण में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई है, आपको बताना है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की बात यहाँ पर की गई है, तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण। तो आपका सही उत्तर जो है वो है तृतीय चरण, सी जो है वो सही उत्तर है। ध्यान दीजिए, प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं, आपको पता है हम जब अरावली पर्वत की बात करते हैं तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत है। सबसे पहले कैम्ब्रियन युग में इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। फिर हम द्वितीय चरण की बात करेंगे जिसे कि कैलेडोनियन युग कहा जाता है। इस चरण में पूर्वी घाट के पर्वतों का निर्माण हुआ था, नोट कर लीजिए। फिर तृतीय चरण में जब हम बात करते हैं तो हर्षियन युगीन इसको कहते हैं, इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज का निर्माण हुआ था। और चौथे चरण में जिसको कि हम एल्पाइन क्रम कहते हैं, इसमें अगर हम देखें तो हिमालयन रीजन का क्रम में महान, मध्य और लघु हिमालय का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए,
ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात यहां पर की गई है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन ह्यूमिड फॉरेस्ट कहां पर देखने को मिलते हैं भारत में, तो बताइए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, सदाबहार वन की बात कर रहे हैं, पर्णपाती वन और सदाबहार वन की हम बात करते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि एक समय पे अपने पत्तों को गिरा देते हैं, पतझड़ के समय अपने उनके पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, और जब फिर मानसून आता है तो वो पेड़ फिर हरे भरे हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। एक समय पर पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं पतझड़ के समय। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं वो सालों साल, मतलब पूरे साल आपके हरे भरे रहते हैं। ट्रॉपिकल जोन में ये आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेनली आपके ट्रॉपिकल ह्यूमिड एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। अब इस प्रश्न को देखिए, ये 25वां प्रश्न है। यहाँ पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात की गई है, पूना सार्वजनिक सभा की बात की गई है, मद्रास महाजन सभा की बात की गई है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की गई है। मैंने आपको बताया था जब हम ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो दादा भाई नरोजी याद रखिएगा, थोड़ा मैं साइड में भी हो जाती हूँ। जब हम पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे और हम मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, बताइए। जब हम मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर सुब्रमण्यम अय्यर का नाम याद रखना है, ठीक है, MV राघवचारी का नाम याद रखना है, याद रखिएगा क्लास। और इसका गठन कब हुआ है, आपको मैं हिंट दूं, थोड़ा सा हिंट मैं आपको देती हूँ। जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है तो उसको 1 साल पहले इसका गठन हुआ है, ठीक है, मद्रास महाजन सभा का। तो यहाँ पर कब हुआ है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है, उसके 1 साल पहले मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ है, तो 1884 हो गया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें, बताइए, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में आपको बताया था, इसका गठन दादा भाई नरोजी द्वारा लंदन में 1866 में किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करेंगे तो पूना सार्वजनिक सभा की, तो इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन 1870 में हुआ है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की हम बात करेंगे, इसका गठन जो है जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है उस साल हुआ है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है 1885 उस समय हुआ है। मद्रास महाजन सभा आप याद कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 साल पहले हुआ है, आनंद चालू का नाम याद रखेगा, 1884। बॉम्बे सार्वजनिक सभा 1870 याद रखिएगा, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 0 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लास अगर आपको रिवाइज करना है तो आप थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा की हम बात करेंगे तो 1836 राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा इसका गठन किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी याद रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर, ये महत्वपूर्ण है, 1838 में, जो मैं मार्क कर रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे, लंदन में विलियम्स एडम द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन पूछा गया है, 1852 में इसका गठन हुआ है लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा। बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। फिर लंदन इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन तो जरूर याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी द्वारा। मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगले वाले उसमें, ठीक है। मद्रास महाजन सभा याद रखिएगा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे 1905, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा क्लास, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले फॉर्म हुई है उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दिया जाता है।
अब आज का ये आखिरी प्रश्न था, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। उसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, ठीक है। पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। मेंस में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। और मैं लास्ट में जाते जाते फिर एक ही बात कहूँगी कि सबसे पहले खुद पर भरोसा करिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए, ठीक है। और हमेशा सकारात्मक सोचिए, ठीक है, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और कर्म करिए, ईश्वर आपको फल ज़रूर देगा। तो धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो हमें और डिकोड टीम को बताइए, हम आप लोगों का साथ देंगे। तो धन्यवाद क्लास।